हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ क्लास। आज हमारी पहली क्लास है और आज हम शुरू करना चाहेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। और चलिए देर ना करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कोई भी संख्या जैसे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 आदि सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में आएंगी। ठीक है, ये पूर्णांक होती है। कोई भी संख्या पूर्णांक होती है। 0 भी पूर्णांक संख्या होती है। उसके बाद हम धन पूर्णांक देखेंगे। धन पूर्णांक कौन से होते हैं? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में दोस्तों वो संख्या आएंगी जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, ऐसे ही आगे तक बढ़ती चली जाएंगी। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं ऋण पूर्णांक पे। ऋण पूर्णांक क्या होते हैं? ऋण पूर्णांक जिनके शुरू में ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा उन्हें ऋण पूर्णांक कहेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती, क्योंकि हर संख्या अपने आप से और एक से परमानेंट कटती है। कोई अभाज्य संख्या वो संख्या होंगी जो अपने आप से और एक से नहीं कटेंगे, एक के अलावा और किसी और संख्या से नहीं कटेंगी। जैसे हम देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7 आदि इन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं, क्योंकि ये केवल अपने आप से और एक से कटती है, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती, इसलिए इनको अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद आती है भाज्य संख्या। दोस्तों भाज्य संख्या भी होती है जिनके बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12 आदि। इसके बाद दोस्तों हम शुरू करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपको सम संख्या क्या होती है। सम संख्या सम संख्या भी होंगी जैसे 2, 4, 6, 8, 10, डैश डैश आदि। इसके बाद विषम संख्याएं। दोस्तों विषम संख्याएं में आएंगे जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। दोस्तों एक बार फिर से दोहरा लेते हैं मोटा मोटा। पूर्णांक संख्या ऐसी होती है जैसे -2, -3, -1, 0, +1, +2, +3। उसके बाद आता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक जैसे जिनके स्टार्टिंग में प्लस का चिन्ह होता है, जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया आदि, डैश डैश डैश। ऋण पूर्णांक वो संख्या होती है जिनके स्टार्टिंग में माइनस का चिन्ह आ जाता है, जैसे -1 हो गया, -2, -3। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या है जैसे 2, 3, 5, 7। इसके बाद भाज्य संख्या है जैसे 4, 6, 8, 10, 12। सम संख्या है दोस्तों। सम संख्या है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे। और विषम संख्या है दोस्तों जो जैसे 1, 3, 5, 7, 9। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अब आती है परिमेय संख्याएं। दोस्तों परिमेय संख्याएं वो संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके।
बस इसमें शर्त ये होती है कि क्या वो बराबर ज़ीरो ना हो, क्योंकि क्या वो बराबर अगर ज़ीरो हो गया तो फिर ये अनंत हो जाएगी, इसकी वैल्यू अनंत हो जाएगी अगर क्या वो बराबर ज़ीरो हो गया। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या वो यहाँ पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब जाकर उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब परिमेय संख्या मैं आपको मोटा मोटा सा बता देता हूँ। जैसे परिमेय संख्या वो होती है जिनको पी बटे क्या के रूप में लिखा जाए, या फिर परिमेय संख्या वो जैसे जिनको बिना इमेजनरी पार्ट के लिखा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे देते हैं हम अंडरूट में 4, ये एक परिमेय संख्या है। अंडरूट में 16, ये एक परिमेय संख्या है। जैसे अगर हमने आपको दे दिया अंडरूट में 3, ये एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम इसको पूरा पूरा नहीं लिख सकते, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या देंगे। बाकी ये परिमेय संख्या होंगे। ठीक है दोस्तों, हमने एक शब्द आया था, वो था इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट किसे कहते हैं? इमेजनरी पार्ट दरअसल हमारे जो मैथमेटिक्स साइंटिस्ट है ना, उन्होंने जैसे अंडरूट में -1 है, इसकी वैल्यू को आई से डिनोट किया है। इसका मतलब अगर जैसे सपोज किया कि आपके पास -3 है, तो इसका आंसर हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर हम निकाल देंगे √3 और आई। इसको इमेजनरी पार्ट कहते हैं दोस्तों। अगर ये परिमेय संख्या में इमेजनरी पार्ट भी नहीं होना चाहिए, अगर इमेजनरी पार्ट होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करेंगे योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम दोस्तों, योज्य प्रतिलोम वो होता है जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर वह उस संख्या की वैल्यू 0 बना दे। जैसे 10 का योज्य प्रतिलोम। दोस्तों 10 का योज्य प्रतिलोम -10 होगा, क्योंकि 10 में अगर -10 हम जोड़ दें तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए उसका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। 10 का योज्य प्रतिलोम -10 होगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम में। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है दोस्तों, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम में वो संख्या आती है जिसको किसी संख्या से गुणा करने पर उसकी वैल्यू 1 बना दी। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने 10 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो 10 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/10 होगा, क्योंकि अगर हम इससे गुणा कर दे तो इसकी वैल्यू 1 बना देगा, इसलिए 10 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/10 होगा। और हाँ दोस्तों, एक बात स्पेशल आपके लिए ये चीज़ नोट करने लायक थी, इसे नोट में नोट कर लीजिएगा। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, 1 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि 2 पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों बहुत से लड़के सोचते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है दोस्तों। ठीक है।